नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए उससे पहले एक शायरी सुन लेते हैं। चलिए शायरी सुनते हैं। गिरगिट तो खतरा होने पे ही रंग बदलता है। गिरगिट जो होता है खतरा होने पे ही रंग बदलता है, लेकिन इंसान तो मौका देखते ही रंग बदल जाता है। जो भी रहिए अपने भरोसे रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? नाभिकीय विखंडन तथा संलयन के बारे में जानते हैं। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी विखंडन के दौरान उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। उन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम की नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। यानी जब सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिकों स्ट्रासमैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। अब है श्रृंखला अभिक्रिया, चैन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में तीन नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉनों पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 13927 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है। यानी फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से क्या होती है? उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। बहुत कम समय में क्या करती है? बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में क्या होती है? यही अभिक्रिया होती है। अब है समृद्ध यूरेनियम। क्या है? समृद्ध यूरेनियम। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम का ही उपयोग होता है। यानी परमाणु बम बनाने के लिए किसका? समृद्ध यूरेनियम का ही क्या कहता है? उपयोग किया जाता है। अब है परमाणु बम के एटम बम। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशों में अमेरिका के द मैनहाटन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92 U-235 तथा प्लूटोनियम 94 Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। प्रथम परमाणु बम यूरेनियम 235 से बना लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर तथा दूसरा परमाणु बम प्लूटोनियम 239 से बना फैटमैन अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। अब है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया क्या होती है? धीरे धीरे होती है।
तथा इसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है तथा यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में क्या कहते हैं, यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। अब आते हैं परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। यानी सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशों में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। अब रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। परमाणु रिएक्टर में जब मंदक के रूप में भारी जल सबसे अच्छा मंदक का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब नोट में जानते हैं। शिकागो पाइल फर्स्ट CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की गई थी। यानी शिकागो पाइल फर्स्ट CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला का प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। कह रहा है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम व बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। यानी रिएक्टर के नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग पहला कह रहा है इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है रिएक्टर में अनेक प्रकार की समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक का उत्पन्न किया जा सकता है जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान कृषि आदि में किया जा सकता है। किया जा सकता है। अब नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है 1H2 + 1H3 2He4 + 0N1 + 17.6 मेगावोल्ट। ठीक है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। अब नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकों के संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अब है हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह जो बम है परमाणु बम की अपेक्षा कितना है, 1000 अधिक गुना शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, अब है न्यूट्रॉन बम के बारे में आते हैं। न्यूट्रॉन बम
अमेरिका ने 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। न्यूट्रॉन बम का अमेरिका ने 1977 में इस बम का निर्माण किया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का विनाश हो सकता है। इस बम के द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इमारतों पर क्या होता है? कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 20 जो था नाभिकीय विखंडन एवं संलयन जो कि समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है ब्रह्मांड 21 जो कि ठीक है।